एक 36 साल की महिला आपके पास आती है, ऑफ कोर्स आपने ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, तो P0 है। क्या हिस्ट्री के साथ आई है कि उसका एक प्री टर्म बर्थ हुआ है और वो अनअफेक्टेड हेल्दी फीमेल इन्फेंट है। प्री टर्म बर्थ कब हुआ था? तो 33 वीक्स की पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे हुआ था, और वो होने के बाद फिर उसकी आने वाली 3 जो प्रेगनेंसीज थी उसमें कंसेक्यूटिव मिसकैरेज हुए, और वो मिसकैरेज कौन से ड्यूरेशन में हुए? तो 8 से 10 हफ्ते में हुआ, और ये कब की बात है? 4 साल पहले की बात है। उसके बाद जो आपने महिला से हिस्ट्री ली, कोई मेडिकल, कोई सर्जिकल, कोई गायनेकोलॉजिकल ऐसी रिलेवेंट हिस्ट्री नहीं थी जो आपके केस में कोरैबोरेट कर सके। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो था, जो लास्ट लॉस का था उसका जो कैरियोटाइप था वो 46XY था। ये आपको मैंने एक डीप डाइविंग वाली हिस्ट्री दे दी। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, वीडियो 2 आपका चलता रहेगा, पर आपको सवाल में बताना है भैया कि ये महिला को क्या है। ये महिला को सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है कि एप्ला सिंड्रोम है या कोई इन्फेक्शन है। ऑफ कोर्स अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का पढ़ रहे हैं, पर उसमें भी मैं आपसे एक आंसर चाहूंगा कि इन 3 में से आपको क्या लगता है। ऑफ कोर्स आपका आंसर रिवील हो जाएगा आगे, पर अभी अपने वीडियो को पॉज कर थोड़ा सोचना कि भैया इस लेक्चर से आपको क्या मिलेगा और इस सवाल का आपको जवाब क्या है। ऑफ कोर्स ये है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये क्यों है? क्योंकि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में ही आपको वो 8 से 10 हफ्ते वाली कंटिन्यूस प्रेगनेंसी लॉस मिलती है। आगे क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है क्या? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज होती है। साथ प्रेगनेंसी लॉस के साथ साथ में इसमें वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस भी होती है, प्लेटलेट भी कम होते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। यूजुअली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। 2 तरीके का एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, दैट इज एप्ला सिंड्रोम होता है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको, और आज से सीख कर जाना है। सेकेंडरी मतलब जो ल्यूपस के बाद होता है। तो आपको एज ए जनरल प्रैक्टिशनर याद रखना है कि जब भी एप्ला सिंड्रोम आप डील कर रहे हो, एक सस्पिशन आपको ल्यूपस का अपने दिमाग में जरूर याद रखना है। ल्यूपस के आपको लेक्चर्स ऐप में मिल जाएंगे, और ये जो लेक्चर जो मैं आपको देख रहा हूं भाई, ये यूट्यूब है, ऐड देता रहता है, तो आपको अगर यही वाला लेक्चर फ्री में पूरा बिना ऐड के साथ देखना है तो आपको ये ऐप में भी डाल दूंगा, वहां पर भी मिल जाएगा। आपको याद क्या रखना है, एप्ला जो सिंड्रोम है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है। आपके पास जब भी एप्ला सस्पेक्ट कर रहे हो आपको याद रखना है कि ल्यूपस भी आपको आपके दिमाग में कंटिन्यूअस सोचते रखना है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है एप्ला सिंड्रोम का? जब भी आप एप्ला सोचते हैं, एक बड़े साइंटिस्ट ने नाम दिया था, उसका नाम छोड़ दो, बस ये याद रखना कि आपको दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, एक लेबोरेटरी और एक क्लिनिकल, और उसमें से भी एक एक चीजें दोनों में एटलीस्ट पॉसिबल और प्रायोरिटी पे रखना है। एक एक चीजें दोनों में कम से कम होना चाहिए। क्लिनिकल में कोई सी भी एक चीज होना चाहिए, लेबोरेटरी में भी कोई एक चीज होना चाहिए, पर दोनों की एक एक चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लिनिकल की 4 चीजें मिल रही है और लेबोरेटरी में कुछ नहीं मिल रहा और आप उसको एप्ला बोल दें, और ऐसे लेबोरेटरी की 2 चीजें मिल रही है और क्लिनिकल में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप उसको एप्ला बोल दें। क्लिनिकल और लेबोरेटरी दोनों में एक एक चीजें तो आपको मिलना चाहिए, उसके बाद ही आप बोल पाएंगे कि हाँ आपकी महिला जो है उसको एप्ला सिंड्रोम है। क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या क्या होता है भैया? क्लिनिकल क्राइटेरिया में आपको याद रखना है 1 या मोर एपिसोड्स ऑफ वीनस या आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होना चाहिए। अब वो थ्रोम्बोसिस एज ए डीवीटी भी प्रेजेंट कर सकता है, स्ट्रोक भी प्रेजेंट कर सकता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। क्या हर बार आपको थ्रोम्बोसिस देखने मिलेगा? नॉन थ्रोम्बोटिक इवेंट में भी आप डायग्नोस कर सकते हैं और सस्पिशन अपना ग्रो कर सकते हैं कि हाँ भैया महिला को हो सकता है एप्ला सिंड्रोम। वो नॉन थ्रोम्बोटिक क्या क्या है? एक होता है लिविडो रेटिकुलरिस, स्किन का पैटर्न होता है, और ऐसे ही लो प्लेटलेट्स, इसमें भी आप सोच सकते हैं, और फिर एंटीबॉडी आप ऑर्डर कर सकते हैं महिला की कि कहीं इस महिला को एप्ला तो नहीं है। ऐसे ही क्लिनिकल में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, लेस देन 10 वीक्स, मोर देन 10 वीक्स और लेस देन 34 वीक्स। जब हम हमारे समय में पढ़ते थे तो हमको ऐसा पढ़ाया जाता था कि अगर मोर देन इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस लॉस हुए हैं और वो लेस देन 10 वीक्स पे हुए हैं, तो एक तो ये हो सकता है, या अगर मोर देन 10 वीक्स पे हुआ है तो उसमें मोर देन इक्वल टू 1 फीटल डेथ, और दैट टू ऑफ मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल फीटस अगर हुआ है तो भी वो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है। और ऐसे ही मोर देन इक्वल टू 1 प्रीटर्म बर्थ ऑफ नॉर्मल फीटस एट लेस देन 34 वीक्स है ड्यू टू सीवियर प्रीएक्लेम्शिया हो या प्लासेंटल इनसफिशिएंसी हो, उस केस में भी आप एप्ला सोच सकते हो। तो मैंने जो केस चालू किया था उसमें क्या था, प्रीटर्म बर्थ था, महिला को 33 वीक्स पर था, तो लेस देन 34 वीक्स तो हो ही गया, मतलब अपना एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन तो हो ही रहा है, और क्लिनिकल क्राइटेरिया में अपन बैठ ही रहे हैं। और फिर अपने को लेबोरेटरी क्राइटेरिया भी देखना है उस मरीज का कि लेबोरेटरी क्राइटेरिया में क्या क्या हो सकता है। पर लेबोरेटरी बात करने से पहले मेरा मेजर
फोकस आपके लिए रहेगा कि डीवीटी स्ट्रोक पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर क्या अपनी ओपीडी में केवल चमड़ी देखकर आप एप्ला या एली सस्पिशन कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहले ये चीज होती है, जैसे ही आपको पैर दिखे, इसमें आपको जाली जालीदार वाले पैटर्न दिख रहे होंगे, जैसे जैसे जाली आपको दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये लिविडो पैटर्न है। अब लोगों को इसमें समझ नहीं आता, लोग इसमें बोलते हैं कि लिविडो रेटिकुलरिस है कि लिविडो रेसिमोसा है। तो याद रखना, एक लिविडो रेटिकुलरिस जो होता है वो फिजियोलॉजिकल भी होता है, जो क्या होता है भैया ठंड के कारण होता है। आप उसको रिवॉर्मिंग करोगे तो वो पैटर्न हट जाएगा। पर ये वाले केस में जो पैथोलॉजिकल है उसमें आप अगर रिवॉर्मिंग करोगे तब भी ये पैटर्न हटेगा नहीं। फिर डिफरेंस करना आना चाहिए लिविडो रेटिकुलरिस और लिविडो रेसिमोसा में। लिविडो रेटिकुलरिस जो होता है वो कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट जाली जाली वाला होता है, और लिविडो रेसिमोसा जो होता है वो इनकम्प्लीट जाली होती है। तो याद रखना, लिविडो रेटिकुलरिस इज कंप्लीट जाली, लिविडो रेसिमोसा इज इनकम्प्लीट जाली। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि जैसे ही आप लिविडो पैटर्न देखते हैं, अगर आप उसमें लिविडो रेसिमोसा वाला पैटर्न देख रहे हैं तो आप शायद अपनी चमड़ी से मरीज का वेस्कुलाइटिस भी डायग्नोस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिविडो रेसिमोसा दो इंपॉर्टेंट वेस्कुलाइटिस में मिलता है। एक होता है पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा और एक होता है भैया क्रायोग्लोबुलिनीमिया। दोनों ही केस में आपको लिविडो रेसिमोसा मिलता है। तो भले रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की अपन बात कर रहे हैं, पर अगर एक टॉपिक आपके पास उठकर आया है तो आपको याद रखना है वो कि लिविडो रेसिमोसा से पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा दैट इज पैन और क्रायोग्लोबुलिनीमिया दोनों वेस्कुलाइटिस है, आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉल देकर जा रहा हूं, दोनों ही केस में आपको लिविडो रेसिमोसा के साथ साथ में छाले देखने मिलेंगे, अल्सर देखने मिलेगा। फिर आप मेरे से पूछेंगे डॉक्टर साहब फिर कैसे डिफरेंशिएट करूं मैं? सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा यूजुअली इट इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन। तो क्या आप सोच सकते हैं केवल चमड़ी के जालीदार पैटर्न से आप मरीज का हेपेटाइटिस बी डायग्नोस कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? तो मैंने आपको बताया लिविडो रेसिमोसा है, उसमें अगर छाले हैं तो दो चीजें हो सकती है, लिविडो रेसिमोसा प्लस अल्सर्स इज इक्वल्स टू पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा और क्रायोग्लोबुलिनीमिया। अब दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है? तो नाम में ही आता है पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा। नोडोसा मतलब नोड्यूल्स। अगर लिविडो रेसिमोसा और अल्सर के साथ साथ में नोड्यूल्स आ गए तो 110% मोस्ट लाइकली आपकी डायग्नोसिस बनेगी पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा। जैसे ही पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा क्लिनिकल डायग्नोसिस करी, आपने अपने पर्चे पर लिख दिया कि हेपेटाइटिस बी की जांच करवाओ, मरीज का हेपेटाइटिस बी हो सकता है कि शायद पॉजिटिव आ जाए, तो आपने चमड़ी देखकर मरीज का हेपेटाइटिस बी भी डायग्नोस कर लिया। चलो वापस अपने केस पर आ जाओ। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस पढ़ रहे हैं, एप्ला पढ़ रहे थे अपन। एप्ला में अपन ने क्लिनिकल के बारे में समझा, इसमें थ्रोम्बोटिक इवेंट भी हो सकते हैं, नॉन थ्रोम्बोटिक इवेंट भी हो सकते हैं, और साथ साथ में प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन भी अपन ने देखे। तो नॉन थ्रोम्बोटिक इवेंट में ये लिविडो रेटिकुलरिस के बारे में मेरे को आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया कि डीवीटी और स्ट्रोक के अलावा अगर ऐसा पैटर्न भी दिख रहा है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं तो जरूर 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 एप्ला सोचो और एंटीबॉडीज ऑर्डर करो। एंटीबॉडीज कौन कौन सी पॉजिटिव आ सकती है, मतलब लेबोरेटरी क्राइटेरिया क्या क्या है? तो लेबोरेटरी क्राइटेरिया में आपको पता रखना है 3 एंटीबॉडीज। एक है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एक है भैया अपना ल्यूपस एंटी कोआगुलेंट एंटीबॉडी, और एक है एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। जो आपकी एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज है वो आईजीजी आईजीएम दोनों हो सकती है, पर याद रखना है आपको मोर देन इक्वल टू 2 ओकेशंस पे 2 बार करवाना है 6 वीक्स अपार्ट। तब अगर दोनों में पॉजिटिव आता है तभी आप एक पॉजिटिव क्राइटेरिया मानेंगे। ऐसे ही आपका ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडी भी मोर देन इक्वल टू 2 बार पॉजिटिव आना चाहिए, वो भी 6 हफ्ते अपार्ट में। और सिमिलरली एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन भी मोर देन इक्वल टू 2 ओकेशन 6 वीक्स अपार्ट। याद रखना, लोग एक बार करवा लेते हैं, अगली बार 6 हफ्ते बाद जांच नहीं करवाते और मरीज को बोल देते हैं कि हाँ आपको एप्ला सिंड्रोम होगा। ऐसा नहीं होता है। क्लिनिकली और लेबोरेटरी में दोनों एक एक क्राइटेरिया चाहिए। क्लिनिकल का बहुत अच्छे से समझ लिया अपन ने। लेबोरेटरी में मैंने आपको बताया कि आपको 2 बार ये एंटीबॉडीज करवानी पड़ेंगी। जैसे ही आपके पास ये पॉजिटिव आया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ आपके मरीज को क्या हो सकता है, आपके मरीज को एप्ला हो सकता है। तो एप्ला होने से महिला को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस देखने मिल सकता है, महिला को अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्पशिया
डिमेंशिया देखने मिल सकता है जिसमें बीपी बढ़ेगा। साथ साथ में यूटेरो प्लासेंटल इंसफिशिएंसी होगी तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, महिला को एब्रप्शन हो सकता है, यहां तक कि इंट्रा यूटेराइन डेथ भी हो सकती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको एप्ला सिंड्रोम पहचानना और कितना आसान है एप्ला पहचानना, ये इस लेक्चर से आप सीख कर गए कि शायद नॉन थ्रोम्बोटिक इवेंट दैट इज लिविडो, उससे आप पहचान सकते हैं आपकी लैब क्राइटेरिया करवा के कि शायद आपके मरीज को क्या हो, शायद आपके मरीज को एप्ला सिंड्रोम हो। अब मैनेज कैसे करना है भैया, पहचान लिया तो अपने लेवल पर सबसे पहले तो अगर यूपीटी पॉजिटिव है महिला तो महिला को एस्पिरिन स्टार्ट करना है, फिर कार्डियक एक्टिविटी कंफर्म करने के बाद हिपैरिन देना है। वो हिपैरिन आप लेट थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी कंटिन्यू कर सकते हो। किस डोज में देना है, कब से देना है, कितना देना है, ऐप में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा दिया गया है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने ये इंक्लूड किया। मेरा मेजर फोकस तो आपको सिर्फ इतना बताना था कि एप्ला पहचानना कैसे है, ट्रीटमेंट जस्ट मैंने आपको बता दिया क्या दिया जा सकता है। तो एस्पिरिन और हिपैरिन आपको देना है। याद रखना वारफेरिन नहीं और नहीं देना है प्रेगनेंसी में। तो एस्पिरिन और हिपैरिन आपको देना है, वारफेरिन नहीं देना है। किस डोज में देना है, कैसे देना है, ये आपको ऐप में नीचे लिंक डाल रहा हूं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट, अगर मैंने आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का एक कॉज बताया दैट इज एप्ला सिंड्रोम, तो और भी तो कॉज होते होंगे। तो मैंने आपके लिए कंपाइल्ड टेबल बनाई है जिसमें आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के कॉजेज मिलेंगे कि क्या हो तो क्या करना है। तो भैया जेनेटिक भी हो सकता है, साथ साथ में एनाटॉमिकल भी कॉज हो सकते हैं भैया। तो एनाटॉमिकल कॉज पहचानने के लिए आपको यूएसजी और बड़ी बड़ी जांचें करवाना पड़ेंगी। पर दो जो आपको याद रखना है, एक हो भैया इम्यूनोलॉजिकल जिसमें एप्ला पहचानना, और एक है इन्फेक्शन जिसमें क्लेमाइडिया माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है। तो ये दोनों कॉजेज हैं जो आपको याद रखना है। एप्ला में आप हिपैरिन और एस्पिरिन दे सकते हो। इन्फेक्शन अगर आपने पहचाना तो इन्फेक्शन में ऑफकोर्स आपको एम्पेरिक एंटीबायोटिक देना पड़ेगी। ऐसे ही एंडोक्राइन के कॉज हो सकते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन की कोई प्रॉब्लम हो, LHFSH आपको मरीज से करवाना पड़े, तो उस केस में आपको मेटफॉर्मिन या बाकी गोलियां भी देना पड़े। पर मेजर फोकस मेरा इस लेक्चर में आपको सिर्फ बताना था कि भैया कैसे आपको एप्ला सिंड्रोम पहचानना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना कि आज से चमड़ी देखकर या थ्रोम्बोटिक इवेंट देखकर लैब डायग्नोसिस करवाने के बाद एप्ला सिंड्रोम आप डायग्नोस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मेजर फोकस याद रखना, एप्ला सिंड्रोम डायग्नोस कर लिया, गोली चालू कर दी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इसको आप बाद में अल्टीमेटली रेफर भी कर सकते हो।